हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। इस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये टॉपिक ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम लोग टॉपिक में लौटते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आप लोग सुने हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो काम कॉन्ट्रैक्ट में लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है, एक है कॉन्ट्रैक्टर और एक है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी जिसको काम करवाना है, वो ये काम किसी को देता है कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, और काम जिसको करने के लिए देता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्टी वो है जिसको काम करवाना है, कॉन्ट्रैक्टर वो है जो ये काम को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिल्डिंग बनाना है, या आप गवर्नमेंट है, आपको रोड बनाना है या डैम बनाना है। ऐसा कोई भी काम जो आप खुद नहीं करना चाहते हैं, किसी और के थ्रू करवाना चाहते हैं, वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आ जाता है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और ये चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो आप ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, कभी आप कॉन्ट्रैक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा। आप हैं कॉन्ट्रैक्टी। एक कॉन्ट्रैक्टी अपना सारा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करता है, वही आपको यहां पर सिखाया जाएगा। तो चलिए, एक कॉन्ट्रैक्टर अपना अकाउंट सारा कैसे मेंटेन कर रहा है वही आप सीखिएगा यहां पर। तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे अपना अकाउंट मेंटेन करता है, वो चीज हम लोग एक अकाउंट के थ्रू सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सेकेंड जो चीज जान लेना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर कंप्लीट हो गया। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो 1 साल में यानी 1 अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ, मल्टीपल अकाउंटिंग ईयर लग गया काम को कंप्लीट करने में। तो आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का सम्स हम आपको बताएंगे। तो फिर से, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है, एक कॉन्ट्रैक्टी और एक कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी वो है जो काम करवाएगा यानी जो काम देगा, कॉन्ट्रैक्टर वो है जो ये काम को करेगा। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। खुद को आप कॉन्ट्रैक्टर सोचिए। एक कॉन्ट्रैक्टर अपना हिसाब कैसे मेंटेन करेगा, वही यहां सीखने जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एक कॉन्ट्रैक्टर वो अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिख रहा है आपको, ये बनाया कौन है? कॉन्ट्रैक्टर बनाया। तो इन द बुक्स ऑफ में कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे देगा। अगर दे दिया तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम आपको यहां पर फिलअप करना है। कॉन्ट्रैक्टर, याद रखिए, ये बनाता कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का एक नंबर होता है, अगर नंबर दे दिया तो यहां नंबर फिलअप कीजिए, और जो ईयर एंडिंग बताएगा वो ईयर एंडिंग का डेट फिलअप कीजिए। बिल्कुल लेजर के जैसा देखने में है, डेबिट क्रेडिट।
यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 4 सेक्शन में बटा हुआ रहता है, 4 सेक्शन में बटा हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का 4 पार्ट हो सकता है बोल सकते हैं, या 4 कंपार्टमेंट हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं। इसका टोटल 4 कंपार्टमेंट है या 4 पार्ट है, जो बोल लीजिए आप जब सम्स ड्रॉ कीजिएगा तो आप पूरा फुल पेज ले लीजिएगा। फुल पेज लेने के बाद आप उसको 4 हिस्सा में बांट सकते हैं। पहला पार्ट में जगह सबसे ज्यादा लगता है, ये हुआ पार्ट 1 या फर्स्ट कंपार्टमेंट आप बोल सकते हैं। सेकेंड में 2 लाइन जगह लगेगा, ज्यादा जगह नहीं। थर्ड में भी 2 लाइन जगह लगेगा, और फोर्थ कंपार्टमेंट 4-5 लाइन जगह लगेगा। फोर्थ कंपार्टमेंट जो है वो ओपन कंपार्टमेंट होगा, मतलब वो खुला रहेगा। इसका रीजन क्या है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग अमाउंट वहां सारा आएगा, उसको आप बंद नहीं कर सकते। ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट का डेबिट में आता है ओपनिंग एसेट्स, एक्सपेंसेस। क्रेडिट में आता है क्लोजिंग एसेट्स, इनकम्स। इसके अलावा अगर लायबिलिटी दे दिया तो क्रेडिट में आएगा ओपनिंग लायबिलिटी, डेबिट में आएगा क्लोजिंग लायबिलिटी। अभी हम डिटेल में बताएंगे, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी ओवरऑल आपको बता रहे हैं, अभी डिटेल में फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट क्यों बनता है, यहां से पता चलता है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम अभी क्या बताएं आपको शुरू में कि ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का सम्स है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लीजिए 4 साल लगेगा काम कंप्लीट करने में, अभी 1 ही साल हुआ है, 1 अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ है। तो 1 साल में कॉन्ट्रैक्टर का कितना इस काम को करने में लागत आया, कितना खर्च हुआ, वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का यूटिलिटी क्या है, फर्स्ट कंपार्टमेंट से आपको पता चलता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में इस काम को करने में कितना खर्च आया, डेबिट में क्या क्या लेना है, क्रेडिट में क्या क्या लेना है, वो अभी हम एक्सप्लेन किए नहीं है, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अभी जस्ट जरा सा बताएं। सेकेंड कंपार्टमेंट का क्या पता चलता है, सेकेंड कंपार्टमेंट में पता चलता है नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट, क्योंकि अभी भी 3-4 साल लगेगा काम को कंप्लीट होने में। थर्ड कंपार्टमेंट में क्या पता चलता है, कितना आप कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कीजिएगा और कितना आप प्रोविजन बना के रख दीजिएगा। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं कितना प्रॉफिट लेके घर जाइएगा और कितना फ्यूचर के लिए प्रोविजन कीजिएगा। फोर्थ कंपार्टमेंट का क्या यूटिलिटी है, जो इस साल के लिए क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग है। फोर्थ कंपार्टमेंट का बेसिकली काम है सारा क्लोजिंग को ओपनिंग बना के रखना, और नेक्स्ट ईयर वही सब बैलेंस लेकर काम शुरू होगा, जैसे हम लोग लेजर में सीडीबीडी करते हैं उसी तरह से। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का क्या काम है, यहां से कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता चलता है, यानी काम को करने में इस अकाउंटिंग ईयर में कितना लागत आया। सेकंड से पता चलता है नोशनल प्रॉफिट, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। थर्ड से पता चलेगा कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, मतलब कितना प्रॉफिट लेके आप घर जा सकते हैं और कितना आपको प्रोविजन करके रखना है। फोर्थ हो गया कमिंग ईयर का सब ओपनिंग बैलेंस यहां शो करेगा, इस ईयर का क्लोजिंग, करेंट ईयर का क्लोजिंग, कमिंग ईयर का ओपनिंग। चलिए अब फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा से समझते हैं। तो ऊपर में आप क्या लिख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे देंगे। अगर क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया तो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक नंबर होता है। फॉर द ईयर एंडिंग में डेट देंगे। हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूं सारा डिटेल, सारा कोर कंसेप्ट एंड सारा एक्सप्लेनेशन मैं फिजिकल क्लास में देता हूं। यूट्यूब क्लासेस के पीछे मेरा मोटिव यह है कि ज्यादा से ज्यादा सम्स आपको हम सॉल्व करवाएं, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, बेस और ज्यादा आपका स्ट्रांग हो, और प्रैक्टिस होगा
तो कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही और परफेक्शन भी आएगा। डेबिट में क्या आता है? डेबिट में आता है ओपनिंग डेट का एसेट टू मटेरियल एट साइट, यानी जहां काम चल रहा है उसको एट साइट कहते हैं उसको, वहां पर मटेरियल जितना का था, आप बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो ये ओपनिंग एसेट हो गया। तो नेचुरली आपके मन में आएगा सर क्लोजिंग भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्लोजिंग एसेट सब क्रेडिट में आएगा, ये हो गया क्लोजिंग डेट का मटेरियल। तो ओपनिंग एसेट डेबिट में, क्लोजिंग एसेट क्रेडिट में। प्लांट इक्विपमेंट एट साइट, जितना प्लांट और इक्विपमेंट साइट में शुरू में था, तो क्लोजिंग वाला कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन WDV आएगा। अच्छा, WDV मतलब डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू, डिप्रिशिएशन घटाने के बाद का वैल्यू। और क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसिव एसेट होता है, ओपनिंग डेट में ऐसा कुछ रहा तो आएगा, क्लोजिंग डेट वाला क्रेडिट में आएगा। दैट मींस ऑल ओपनिंग एसेट डेबिट। अब इसके अलावा भी कोई एसेट अगर दिया तो लेना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2-3 का नाम दिया है। एंड क्लोजिंग एसेट क्रेडिट, ये एकदम दिमाग में डाल लीजिए। ओपनिंग एसेट डेबिट, क्लोजिंग एसेट क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? और जितना किस्म का खर्च होता है सब आएगा, जितना टाइप का खर्च होता है सब आएगा। वेजेस, सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, जितना खर्च हो सकता है। हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट और इक्विपमेंट में आपने भाड़ा मिलाया, तो ओपनिंग एसेट डेबिट, क्लोजिंग एसेट क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। अगर जहां काम चल रहा है साइट में, वहां पर कोई प्लांट इक्विपमेंट मटेरियल का जरूरत पड़े तो वो भी खरीदना पड़ेगा। प्लांट मटेरियल इक्विपमेंट सेंट टू साइट और इशूड टू साइट। क्या मतलब है? प्लांट का जरूरत था, इक्विपमेंट का जरूरत था, मटेरियल का जरूरत था, आपने साइट में भेजा। तो कहां से भेजा? आसमान से तो नहीं आया, आपने खरीद के लाया, लाकर साइट में भेजा। साइट में उसका यूज होने वाला है, उसका जरूरत है, डेबिट में आए। क्रेडिट थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ऑल ओपनिंग एसेट्स, जितना ओपनिंग एसेट है सब डेबिट हो रहा है, उसी तरह ऑल ओपनिंग लायबिलिटी, जितना ओपनिंग लायबिलिटी है सारा ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट होगा। मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है, और भी कोई रहा तो देना पड़ेगा। ऑल ओपनिंग लायबिलिटीज, ये ओपनिंग है याद रखिए, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट में गया। तो क्लोजिंग लायबिलिटी अगर हुआ तो कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। ये देखिए नीचे है, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है, CD मतलब क्लोजिंग। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ओपनिंग एकदम ऊपर जाना चाहिए और क्लोजिंग एकदम नीचे आना चाहिए। कोई भी ओपनिंग अमाउंट ऊपर जाता है, ये देखिए, कोई भी क्लोजिंग अमाउंट नीचे आता है। सिमिलरली एसेट में, ओपनिंग एसेट डेबिट में टॉप में, क्लोजिंग एसेट क्रेडिट में नीचे। ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दीजिए, प्लांट इक्विपमेंट मटेरियल रिटर्न, यानी जो प्लांट आपने इशू किया था, साइट में भेजा था, वहां से कुछ रिटर्न जा रहा है, इक्विपमेंट मटेरियल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट इक्विपमेंट कोई अनदर साइट में, आपका 2 जगह काम चल रहा है, इस साइट से दूसरा साइट में चला गया, वो भी एक तरह का रिटर्न मान के चलिए, वो भी दिया तो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर आप प्लांट इक्विपमेंट मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अनदर साइट, कोई और साइट में जा रहा है, तो इस साइट से वो चला जा रहा है, निकल जा रहा है, उसको रिटर्न के जैसा ही ट्रीट कीजिए, यानी क्रेडिट साइड में डालिए। कोई प्लांट इक्विपमेंट मटेरियल आपने बेच दिया, जरूरत नहीं है, सेल कर दिया, या डैमेज हो गया सेल कर दिया, या मान लीजिए डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन वगैरह मिल गया, आपको क्रेडिट में आएगा। एक तरह से सोचिए ना, ये भी जा रहा है आपके पास से, अब सेल होके जा रहा है या डैमेज होके जा रहा है, बट जा रहा है। बाई बैंक सेल और कंपेंसेशन ऑफ सेल ऑफ मटेरियल और प्लांट, यानी आपको कंपेंसेशन मिला या आप सेल करके पैसा मिला, क्या चीज का? प्लांट का, मटेरियल का, मशीन का। और अगर मान लीजिए डैमेज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी बोला, एडमिट कर दिया कि भाई तुमको पैसा देंगे, बट अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, बाय इंश्योरेंस क्लेम। अब ऐसा तो हो सकता है कि आपका जितना लॉस हुआ उतना मिला नहीं। सपोज 10,000 का मटेरियल लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी 8,000 दिया, तो आपका
2,000 का नेट लॉस, 10,000 का माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 का मिला, या 10,000 का माल चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 का मिला, तो मेरा फाइनली लॉस कितना का हुआ? 2,000 का लॉस हुआ। अगर लॉस हो रहा है, क्या चीज का लॉस? मटेरियल का लॉस, प्लांट का लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो ये देखिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, प्लांट एक्सेट्रा क्रेडिट में आएगा। सेल करके भी लॉस हो सकता है, डैमेज के कारण भी लॉस हो सकता है, चोरी के कारण भी लॉस हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मटेरियल सोल्ड, डैमेज, कुछ भी। इसके बाद जब हम लोग ऐड करेंगे, नॉर्मली डेबिट साइड देखिएगा बड़ा आएगा, तो डेबिट का टोटल हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे, टोटल को। डेबिट का टोटल नॉर्मली बड़ा आता है। डेबिट का टोटल आपने बोथ साइड लिख दिया, क्रेडिट का टोटल आपने माइनस किया, यानी क्रेडिट में जितना आइटम था यहां से लेकर यहां तक आपने माइनस कर दिया, तो क्रेडिट साइड में आपका आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा यही है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सीडी, बैलेंसिंग फिगर। देखिए बैलेंसिंग फिगर नीचे लिखा है। तो ये था आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट। अभी मैंने बोला टोटल 4 कंपार्टमेंट में ये फर्स्ट कंपार्टमेंट बना, जो सबसे बड़ा बनता है। यहां से क्या पता चला? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता चला, यानी ये काम को करने में इस साल के लिए इतना लागत आया है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम सीडी से बीडी बना के सेकंड कंपार्टमेंट में लाएंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, कंटिन्यू है, ये मत सोचिएगा सेकंड कंपार्टमेंट में अलग से ड्रॉ करूंगा, पूरा एक पेज का ड्रॉ कर लूंगा। ड्रॉ करके मैं पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट बना लिया, या फर्स्ट कंपार्टमेंट का जगह रख लिया, उसी के नीचे सेकंड कंपार्टमेंट बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी को मैंने बीडी करके ला दिया, या टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट से आया, ध्यान रखिएगा, सीडी बीडी बनकर आया, फर्स्ट कंपार्टमेंट से आया। क्रेडिट साइड में 2 चीज आएगा। क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। 2 चीज क्रेडिट साइड में आएगा, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। वर्क सर्टिफाइड हम लोग कॉन्ट्रैक्टी के नाम से डालेंगे, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये नाम से डालेंगे। होता यह है, अभी मान लीजिए 4 साल और लगेगा, तो पहला साल में आपने जितना काम किया, आप कौन है? आप है कॉन्ट्रैक्टर। आप जितना काम किया 50%, 60%, जितना भी, आप एक सर्टिफाइड इंजीनियर से अप्रूव करवाते हैं, सर्टिफाई करवाते हैं, सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिसमें वो आपको अप्रूव कर देगा कि आपने इतना % काम कंप्लीट किया। क्योंकि कोई तो अथॉरिटी होगा ना जो आपको ऑथोराइज करेगा, हां आपने इतना % काम किया है। तो गवर्नमेंट, लाइसेंस होल्डर, सिविल इंजीनियर या सर्टिफाइड इंजीनियर को देकर आपको एक ऑथराइजेशन लेटर बनाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें यह लिखा रहेगा कि आपने इतना % काम सर्टिफाई किया है, इतना % काम कंप्लीट किया है। और वही सर्टिफिकेट लेके आप कॉन्ट्रैक्टी के पास जाएंगे कि भाई मेरा पहला साल हो गया, मैंने इतना % काम कर लिया, तो आप मुझे इतना % का पैसा दे दीजिए। वो सर्टिफिकेट को देखेगा, देख के वेरीफाई करेगा, करने के बाद वो आपको पैसा पेमेंट करेगा। फर्स्ट ईयर में जितना % काम किए उसके बेसिस में पैसा पेमेंट करेगा। तो वो जो सर्टिफिकेट आपने सिविल इंजीनियर से बनाकर ले गया, आप है कॉन्ट्रैक्टर, एक सिविल इंजीनियर को फीस देके आपने साइट में उसको ले गया, वो सारा साइट को देखा, इंस्पेक्शन किया, करने के बाद वो एक सर्टिफिकेट बना के अपना सील लगा के, अपना मोहर लगा के, वो सिग्नेचर करके, क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, वो एक सर्टिफिकेट बना के दिया कि हाँ भाई ये बंदा इतना % काम किया है, इतना रुपया का काम किया है। और वो सर्टिफिकेट लेकर आपने कॉन्ट्रैक्टी के पास गया कि मैंने इतना काम कर लिया, मुझे इतना काम का बेसिस में पैसा दे दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में फिर मैं जब काम करूंगा मुझे पैसा का जरूरत होगा। दैट इज वर्क सर्टिफाइड। और वर्क अनसर्टिफाइड क्या चीज है? मान लीजिए आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपने 70% काम कंप्लीट कर दिया, बट इंजीनियर अभी सर्टिफाइड इंजीनियर
वो सेटिस्फाइड नहीं है। इंजीनियर बोला कि नहीं, आपने अभी 65% काम ही कंप्लीट किया है, तो वो आपको सर्टिफिकेट बना के दिया 65% का, अप्रूव किया 65%। तो ये जो 5% अप्रूव नहीं किया, दैट इज अनसर्टिफाइड वर्क। अनसर्टिफाइड लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्टी के नाम से नहीं डालेंगे, अनसर्टिफाइड को हम लोग बाई WIP CD नाम से डालेंगे, बाई WIP CD नाम से हम लोग इसको डालेंगे। अनसर्टिफाइड वाला ध्यान रखिएगा, बाई WIP CD नाम से हम लोग इसको डालेंगे। तो वर्क सर्टिफाइड हम लोग क्या नाम से डालेंगे, वर्क सर्टिफाइड हम लोग डालेंगे बाई कॉन्ट्रैक्टी नाम से, क्रेडिट साइड में डालेंगे। और वर्क अनसर्टिफाइड क्या नाम से डालेंगे, बाई WIP वर्क इन प्रोग्रेस CD नाम से डालेंगे। अनसर्टिफाइड है जितना % काम आपने कर लिया है बट इंजीनियर ने वो सर्टिफिकेट आपको दिया नहीं है, दैट इज वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। क्रेडिट साइड में 2 अमाउंट है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों को ऐड करेंगे, डेबिट का अमाउंट माइनस करेंगे। कौन सा अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां से आया था ना, CDBD बनकर आया था, माइनस करने से यह आंसर आएगा नोशनल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड इतना प्रॉफिट है। इसको ब्रॉट डाउन करेंगे थर्ड कंपार्टमेंट में। बोला था मैंने टोटल 4 कंपार्टमेंट होता है, थर्ड कंपार्टमेंट में हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। इसके बाद ब्रॉट डाउन करने के बाद कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा PL अकाउंट में और कितना हम प्रोविजन करेंगे, ये मुझे पता लगाना है। कितना प्रॉफिट मेरा ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके लिए मुझे 2 कैलकुलेशन करना है। कितना प्रॉफिट मेरा PL अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसके लिए 2 कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले मुझे पता लगाना है कि कितना % वर्क मेरा सर्टिफाई हुआ है। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वैल्यू है, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड फॉर्मूला भी जो मैंने बोला था, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। कितना मेरा PL में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट में से कितना PL में ट्रांसफर होगा, उसके लिए 2 कैलकुलेशन लगेगा। पहला कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड जिसका ये फॉर्मूला है। सेकंड, कितना प्रॉफिट मैं ट्रांसफर करूंगा। अगर 25% से कम किया है मैंने काम, तो कोई प्रॉफिट ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, प्रॉफिट घर लेके जाने का जरूरत नहीं है। अगर मेरा ये परसेंटेज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज 25% से ज्यादा बट 50% से कम, मतलब इसके बीच में 25 से 50 के बीच में है, तो कितना प्रॉफिट मैं PL अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, घर लेके जाऊंगा, उसका ये फॉर्मूला है 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। ये था आपका नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड। क्वेश्चन में कैश रिसीव बता देगा, नहीं बताएगा तो फिर इसको भी निकालने का फॉर्मूला है, देखेंगे हम लोग। अगर नहीं बताएगा तो हम लोग वो भी पता लगा सकते हैं। डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना वर्क आपका सर्टिफाइड हुआ, यानी इंजीनियर जितना रुपया का, जितना परसेंटेज, जितना रुपया का सर्टिफिकेट दिया था। और अगर आपका ये परसेंटेज 50 या उससे ज्यादा आता है लेकिन 75 से कम, तो फॉर्मूला सेम होगा, 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूला से पता चलेगा कितना प्रॉफिट मुझे ट्रांसफर करना है, घर लेके जाना है। नोशनल प्रॉफिट से ये माइनस कीजिएगा तो प्रॉफिट प्रोविजन पता चल जाएगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, माइनस करके आएगा, क्रेडिट का टोटल से डेबिट का अमाउंट माइनस करके, यानी नोशनल प्रॉफिट से PL अकाउंट का पैसा माइनस करने से ये पता चल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ध्यान रखिएगा इसमें। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। लास्ट फोर्थ कंपार्टमेंट। फोर्थ कंपार्टमेंट खुला रहेगा, बंद नहीं होगा, फोर्थ कंपार्टमेंट खुला रहेगा। ये हुआ कमिंग ईयर का ओपनिंग, यहां डेट दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट, यहां भी
जितना सीडी है सब बीडी बनाना। ये देखिए मटेरियल एट साइट सीडी, प्लांट इक्विपमेंट एट साइट सीडी, ये सब बीडी बनेगा। यहाँ मटेरियल, प्लांट, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, देखिए ये देखिए सब सीडी यहाँ ब्रॉट डाउन हो गया। यानी इस ईयर का सब क्लोजिंग था, करंट ईयर का क्लोजिंग, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन गया। यहां जो क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी रहेगा आउटस्टैंडिंग, उसको भी आप ब्रॉट डाउन कीजिएगा बीडी। इसके बाद ये जो WIP सीडी में जो आप वर्क अनसर्टिफाइड को डाले थे उसको बीडी बना के लाइएगा। WIP सीडी में WIP सीडी को बीडी बनाइएगा, वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट आप डालिएगा। नेक्स्ट, अच्छा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सीडी था वो लेकिन ऑलरेडी यहां बीडी बन चुका है। नोशनल प्रॉफिट जो सीडी था वो भी बीडी बन चुका है, वो सब नहीं आएगा। सिर्फ एसेट और लायबिलिटी सीडी बीडी आएगा। ये सब क्लोजिंग एसेट है, ब्रॉट डाउन हो गया। ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन हो गया। ये वर्क अनसर्टिफाइड बाय WIP सीडी अनसर्टिफाइड, ये भी ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो प्रॉफिट प्रोविजन है सीडी, इसको भी आप बीडी बना दीजिए। क्रेडिट साइड में डेबिट है, यहां पर डेबिट में है तो वहां पर आप इसको क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट प्रोविजन बीडी बना दीजिए। प्रॉफिट प्रोविजन बीडी बना दीजिए, बस छोड़ दीजिए। ये ओपन रहेगा, एक्सट्रैक्टेड रहेगा। ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया। ये गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का टोटल फॉर्मेट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है। चलिए एक सम्स बनाते हैं। हम लोग अपना ही स्टडी मटेरियल का हम एक सम्स लेते हैं। ये है सिन्हा एंड कंपनी अंडर 2K कॉन्ट्रैक्ट। सिन्हा एंड कंपनी एक काम कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, तो इन द बुक्स ऑफ में यहां सिन्हा एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाइएगा। फॉर विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर सप्लाइड ऑन 31 दिसंबर 2015। यहां पर ईयर एंड हो रहा है तो यहां डेट दीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, डॉट 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 खाली रह जाएगा, बता तो डालते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया है 16 लाख रुपया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यहां पर कोई काम नहीं है फॉर्मेट के अंदर, यानी लेजर के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कोई काम नहीं है, बट काम यहां पर वर्किंग्स में है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो बाद में लगेगा वो काम में। मटेरियल सेंड टू साइट, वेजेस पेड, वेजेस अनपेड। अच्छा, मटेरियल सेंड टू साइट आप देखिए, मटेरियल सेंड टू साइट, ये देखिए मटेरियल सेंड टू साइट, वेजेस, ये सारे खर्च है। कोई भी एक्सपेंसेस होगा डेबिट में आएगा। ये रहा मटेरियल सेंड टू साइट, ये रहा वेजेस, दोनों खर्च था। ठीक, देखिए जो जो हो जाएगा ना हम टिक आउट ले लेंगे, इससे एग्जाम में मेरा छूटेगा नहीं। वेजेस आउट अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चा जब आप बाकी रखते हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है। बताया नहीं है ओपनिंग में है या क्लोजिंग में है। अकाउंट्स का क्या रूल है, ऑलवेज क्लोजिंग माना जाता है, यानी ये क्लोजिंग डेट का वेजेस है जो अनपेड है, यानी जो आउटस्टैंडिंग है। जब भी नहीं बताएगा क्लोजिंग डेट, कोई भी एसेट या लायबिलिटी नहीं बताया, क्लोजिंग डेट, लायबिलिटी या आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग डेट का या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आप देख सकते हैं, ये देखिए क्लोजिंग डेट का कोई भी आउटस्टैंडिंग डेबिट में आएगा। एकदम नीचे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम से देंगे, एक्सपेंसेस का नाम वेजेस है, सीडी, तो ये रहा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस सीडी। नेक्स्ट, इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। प्लांट सेट, प्लांट खरीद के भेजा है साइट में जहां काम चल रहा है। अदर एक्सपेंसेस देखिए कोई भी एक्सपेंसेस यहां आता है, प्लांट भेजा है साइट में जहां काम चल रहा है, डेबिट में आएगा, तो अदर एक्सपेंसेस भी डेबिट में आएगा और प्लांट सेंड टू साइट वो भी डेबिट में आएगा। ये देखिए अदर एक्सपेंसेस, ये प्लांट सेंड टू साइट, इतना रुपया का प्लांट खरीद के साइट में भेजा है जहां काम चल रहा है। ठीक, कैश रिसीट फॉर्मूला में कहीं नहीं आता है, लेकिन वर्किंग्स में लगता है। यहां फॉर्मूला में कहीं नहीं आता है कैश रिसीट, तो फॉर्मेट के अंदर कैश रिसीट रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक, तो कैश रिसीट का काम मेरा वर्किंग्स में है। मटेरियल रिटर्न
मटेरियल लाइंग अनकंज्यूम्ड। अच्छा, मटेरियल लाइंग अनकंज्यूम्ड मतलब हिंदी मतलब क्या? मटेरियल बच गया, यूज नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ। कंज्यूम नहीं हुआ मतलब क्या? बच गया। तो फिर ये क्या है? ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मटेरियल का ये क्लोजिंग स्टॉक है, नोट डाउन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मटेरियल रिटर्न, देखिए मटेरियल रिटर्न कहां आता है? क्रेडिट साइड में आता है, ये रहा मटेरियल रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वो भी क्रेडिट में आता है, मटेरियल एट साइट सीडी नाम से आता है। तो मटेरियल रिटर्न क्रेडिट में डालिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वो भी क्रेडिट में डालिएगा, मटेरियल एट साइट सीडी। नेक्स्ट, इसके बाद ये दोनों भी हो गया मेरा। मटेरियल स्टोलन, चोरी हो गया, एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपया, और इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है 14,000 रुपया। तो 20,000 का माल चोरी हो गया, 14,000 मिलेगा, तो 6,000 का मेरा लॉस हो गया। तो रिकॉर्ड कहां करेंगे? देखिए, इंश्योरेंस जो मिलेगा 14,000 वो क्रेडिट में आएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम नाम से, और जो मेरा 20,000 में 14,000 मिलेगा तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना का हुआ? 6,000 का। ये देखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल नाम से 6,000 रुपया आएगा। इंश्योरेंस क्लेम में आएगा 14,000, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल नाम से कितना आएगा? 6,000 रुपया आएगा। नेक्स्ट, यहां पर सम्स में देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे में बोला है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड डायरेक्ट मटेरियल स्टोलन अकाउंट, यानी एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने बोला है। तो ऐसा सम्स में हम लोग अभी इंश्योरेंस क्लेम और लॉस का अमाउंट अलग अलग नहीं दिखाएंगे। जब ऐसा अकाउंट बनाने बोल देगा तब की बात बता रहे। हम लोग मटेरियल स्टोलन नाम से पूरा 20,000 को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। वैसे तो आप सोचिए ना, हम इंश्योरेंस क्लेम में 14,000 दिखा रहे हैं, 14,000, और प्रॉफिट लॉस में 6,000, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 20,000। हम अलग अलग दिखाएं या इकट्ठा दिखाएं, बात बराबर है, क्रेडिट होना है, बट अलग अलग तब दिखाएंगे जब मटेरियल स्टोलन नाम का अकाउंट यानी एबनॉर्मल लॉस नाम का अकाउंट अलग से नहीं बोलेगा तब। लेकिन अगर बोला कि नहीं अलग से एबनॉर्मल लॉस नाम का अकाउंट दिखाओ, मटेरियल स्टोलन नाम का अकाउंट दिखाओ, तो हम इकट्ठा 20,000 दिखा देंगे। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये देखिए, 20,000 हम इकट्ठा दिखा दें, यही है मेरा मटेरियल स्टोलन। आप डायरेक्ट बाय मटेरियल स्टोलन अकाउंट नाम से भी लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि इसके लिए हम फिर बाद में अलग से अकाउंट खोलेंगे, वो बाद में आ रहे हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कंप्लीट कर ले फिर वो आएंगे। तो कब अलग अलग दिखाएंगे? जब इस नाम का अकाउंट अलग से बनाने नहीं बोलेगा तब, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट अलग से नहीं बनाने बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग दिखाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम में 14,000 दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में 6,000 दिखाएंगे। लेकिन जब इसका अकाउंट बोल देगा तो हम लोग इकट्ठा दिखाएंगे, और अकाउंट के अंदर हम लोग सारा क्लियर करेंगे कि कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला और कितना मेरा एक्चुअल लॉस हुआ। नेक्स्ट, ये दो चीज भी हो गया हम लोग का। ये वर्क अनसर्टिफाइड, ये सेकंड कंपार्टमेंट में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। आप देख लीजिए, ये देखिए, बाय वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा। हम अभी भी डाल सकते हैं बाय WIPCD नाम से, हम बाद में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट को पूरा कंप्लीट करके भी डाल सकते हैं, वो मेरे ऊपर है, हम कब डालेंगे नहीं डालेंगे। ठीक, देख लीजिए कितना अमाउंट? 22,000। प्लांट इज सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन 7.5% पर एनम। इसके बारे में बोल रहा है। ये जो प्लांट आपने भेजा था ना, 4 लाख का प्लांट यूज हुआ था साइट में, तो यूज होने के बाद साल का एंड में तो बचेगा, कितना बचेगा? WDV मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचेगा साल का एंड में। नेक्स्ट ईयर फिर उसका यूज होगा, उस प्लांट का, उसमें मशीन का। तो साल का एंड में जो प्लांट मेरा बच जाएगा वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो मेरा क्लोजिंग एसेट है, बट उसका WDV हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय प्लांट एट साइट CD WDV मतलब एक साल का डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को WDV कहते हैं। ये देखिए,
इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। चलिए, एक शुरू में मैंने जो प्लांट इसका वर्किंग का नाम देंगे क्या, हम WDV निकाल रहे हैं, बाकी का प्लांट जो बचा मेरा ईयर एंडिंग में। शुरू में मैंने प्लांट जो खरीद के साइट में भेजा था, ये देखिए 4 लाख का प्लांट भेजा था, ये है 4 लाख। ये देखिए साल भर यूज हुआ तो 7.5% डिप्रिशिएशन होगा साल भर का, 7.5% डिप्रिशिएशन साल भर का, माइनस करके जो आएगा 3,70,000, वो है WDV क्लोजिंग डेट का WDV रिटेन डाउन वैल्यू। ये रहा 3,70,000, ये क्लोजिंग डेट का WDV प्लांट जो मेरा बचा, ये मेरा क्लोजिंग डेट का एक एसेट है। तो एज पर फॉर्मूला हम इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट का क्रेडिट में प्लांट एट साइट CD WDV 3,70,000 रुपया, ये रहा। नेक्स्ट नोट नंबर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, कैश रिसीव हुआ था 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव बता दिया था, यहां देखिए 7,20,000 रुपया, हम लोग नहीं डाले थे, फॉर्मेट में नहीं आता है, बट इसके मदद से ये 7,20,000 और इसके मदद से मुझे वर्क सर्टिफाइड पता चलेगा। वर्क सर्टिफाइड कहां आता है, सेकंड कंपार्टमेंट का क्रेडिट में बाई कॉन्ट्रैक्टी नाम से डालेंगे वर्क सर्टिफाइड। तो वो भी पता लगा रहे हैं, बाद में आ रहे हैं उसके बारे में। पहले हम लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट मेरा हो गया, फर्स्ट कंपार्टमेंट में और कुछ नहीं है, आप पूरा देख सकते हैं, सब काम कंप्लीट। फर्स्ट कंपार्टमेंट को क्लोज करेंगे, डेबिट ऐड करेंगे, डेबिट का टोटल बड़ा आएगा, देख कर ही लग रहा है, देखिए यहाँ 4 लाख है, 3,60,000, 3 लाख, टोटल हो गया 11,40,000। दोनों तरफ ये टोटल को डालेंगे, फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लोज हो रहा है। क्रेडिट साइड का ये चारों अमाउंट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता चल जाएगा। फर्स्ट कंपार्टमेंट से कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता चलता है, ये देखिए बैलेंसिंग फी, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता चलेगा, ये रहा। इसको ब्रॉट डाउन करके डेबिट में ला देंगे, यानी इस साल काम करने में मेरा इतना लागत आया। क्रेडिट में 2 चीज डालेंगे, क्या 2 चीज, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हम पहले निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमको बोला था कि मुझे जो कैश मिला था 7,20,000, देख लीजिए फिर से, ये जो कैश मिला था 7,20,000 वो वर्क सर्टिफाइड का 90% है। अभी मैं लेक्चर का शुरू में एक बात बताया था कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने पहला साल काम किया, जितना परसेंट काम किया यह आपको कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बेसिस में वो आपको पैसा देगा, उसी पैसा से फिर आप नेक्स्ट ईयर काम करेंगे। तो आप प्रूफ कैसे कीजिएगा, किसी सिविल इंजीनियर को लेकर जो ऑथोराइज्ड है, जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला हुआ है, वो आपका साइट को विजिट करेगा, वो सारा इंस्पेक्शन करेगा, करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि आपने इतना परसेंट या इतना रुपया का काम किया है, दैट इज वर्क सर्टिफाइड। तो कैश जो रिसीव हुआ है, आप वो सर्टिफिकेट लेकर गए कॉन्ट्रैक्टी के पास, आप है कॉन्ट्रैक्टर, उसको जाके बोले कि देखिए इतना परसेंट काम मैंने कंप्लीट किया है एज पर इंजीनियर, he has authorized it, that how much percent of work I have already completed। तो उस बेसिस में आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मैं वो पैसा से फिर नेक्स्ट ईयर काम को कंटिन्यू रख सकता हूं, उसी को बोलते हैं कैश रिसीव। तो वर्क सर्टिफाइड का हम क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड मुझे पता नहीं है, निकालने जा रहे हैं वर्क सर्टिफाइड का 90% पैसा आपको मिला था, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया था। ये देखिए कैश रिसीव्ड हैज बीन 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव है 7,20,000 रुपया। तो मैं यहां पर वर्क सर्टिफाइड मुझे पता नहीं है, यहां पर कैश रिसीव मुझे पता है 7,20,000 रुपया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो कैश रिसीव की जगह पे मैंने वैल्यू पुट किया 7,20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 100 ऊपर जाएगा, 90 नीचे आएगा। सॉल्व किया इसको, 8 लाख रुपीज वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कहां आता है, सेकेंड कंपार्टमेंट का क्रेडिट साइड में आएगा, कॉन्ट्रैक्टी नाम से आएगा। ये देखिए सेकेंड कंपार्टमेंट का क्रेडिट में बाई कॉन्ट्रैक्टी नाम से वर्क सर्टिफाइड
वर्क अनसर्टिफाइड आएगा बाय WIPCD नाम से। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में पता था, ये देखिए वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में बताया था 22,000 रुपये। तो चलिए सेकंड कंपार्टमेंट में वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दे दिया था, बाय WIPCD नाम से आता है 22,000 रुपये। वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया था, हम लोग वर्किंग नंबर 2 में कैलकुलेट किए हैं, क्रेडिट में बाय कॉन्ट्रैक्टी नाम से आएगा। कितना कैलकुलेट किए? 8 लाख रुपीज। नोट 2 लिख दीजिएगा यहां, नोट 2 8 लाख। अब हम लोग क्रेडिट साइड ऐड करेंगे 8,22,000 दोनों तरफ टोटल। डेबिट का ये अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे। करने से हम लोग को क्या पता चल जाएगा? डेबिट का अमाउंट माइनस करके क्या पता चल जाएगा? डेबिट का अमाउंट माइनस करके पता चलेगा नोशनल प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट। 8,22,000 से 6,98,000 माइनस कर दिए, ये मेरा आया नोशनल प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट। सेकंड कंपार्टमेंट कंप्लीट। थर्ड कंपार्टमेंट में इस प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे, ये रहा। थर्ड कंपार्टमेंट में हमको पता लगाना है कितना प्रॉफिट हम घर लेके जाएंगे, यानी कितना प्रॉफिट हम PL में ट्रांसफर करेंगे। ये थर्ड कंपार्टमेंट में मुझे पता लगाना है कितना प्रॉफिट हम PL में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए मुझे ये दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले पता लगाना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। देखिए अलग वर्किंग आ रहा है। अब वर्किंग नंबर 3 परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड पता लगा रहे हैं, ये था फॉर्मूला। वर्क सर्टिफाइड अभी अभी हम लोग 8 लाख पता लगाए, ये देखिए। तो इस जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? 8 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस याद कीजिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया है? 16 लाख रुपया दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आप डालिएगा 16 लाख रुपया, यहां 8 लाख यहां 16 लाख। 50% आएगा कैलकुलेट करके। सेकंड, अब कितना प्रॉफिट लेके घर जाना है? नेक्स्ट वर्किंग कितना प्रॉफिट लेके घर जाना है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 25 से ज्यादा 50 से कम 1/3, 50 या 50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा, यानी एग्जैक्ट 50 भी हुआ तो यहां आ गया। ये था फॉर्मूला। इतना प्रॉफिट घर ले जाना है, PL अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये लिखेंगे हम लोग। नोशनल प्रॉफिट सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट कहीं से भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए 1,24,000। नोशनल प्रॉफिट में हम लोग क्या डालेंगे? 1,24,000 डालेंगे। कैश रिसीव क्वेश्चन में 7,20,000 दे दिया था। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया नहीं था, हम लोग 2 नंबर वर्किंग में 8 लाख रुपीज निकाले थे। तो जाके सब वैल्यू यहां पुट करेंगे। नोशनल प्रॉफिट का पैसा हम लोग को सेकेंड कंपार्टमेंट से मिल गया। कैश रिसीव 7,20,000 क्वेश्चन में दिया था। वर्क सर्टिफाइड वर्किंग नंबर 2 में हम लोगों ने 8 लाख रुपया निकाला। इसको सॉल्व करेंगे, करने से ये आएगा। ये क्या आया? इतना प्रॉफिट आप घर लेके जा सकते हैं, यानी इतना प्रॉफिट PL अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डेबिट साइड में डालेंगे, ये देखिए डेबिट साइड में डालेंगे कॉस्टिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस PL अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डेबिट साइड में ये अमाउंट डालेंगे, कितना आया? 74,400 का अमाउंट आया। थर्ड कंपार्टमेंट का डेबिट साइड में ये रहा, यहां लिख देंगे नोट नंबर 3, 4 जो भी है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, 1,24,000 है, दोनों तरफ टोटल 1,24,000। डेबिट का माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो है प्रोविजन का अमाउंट, प्रॉफिट प्रोविजन। ये बैलेंसिंग फिगर आया 49,600। ये देखिए मैं फॉर्मूला में हमेशा आपको दिखा देता हूं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ कंपार्टमेंट का काम है सब CD को BD बनाना। तो मेरा यहां तक तो हो गया, थर्ड कंपार्टमेंट कंप्लीट। अब फोर्थ कंपार्टमेंट में सब ब्रॉट डाउन करेंगे। तो पहले डेट देंगे, तो कमिंग ईयर का ओपनिंग डेट देंगे, 1/1/16 का डेट, 1/1/16 का डेट, दोनों तरफ देंगे डेट, 1/1/16 का डेट। देखेंगे यहां पर मेरा क्या क्या चीज था, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए यहां पर 2 CD है, मटेरियल, क्लोजिंग डेट का एसेट, क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी, ये दोनों डेबिट साइड में जाएगा। 16,000 और 3,70,000, ये रहा 16,000
3,70,000। ये जो आउटस्टैंडिंग है डेबिट में 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये क्रेडिट में जाएगा। और सेकेंड कंपार्टमेंट में ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क अनसर्टिफाइड, 22,000 रुपया, ये भी डेबिट में आएगा। ये देखिए 22,000 रुपया डेबिट में आएगा। क्रेडिट में जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का 2,000 रुपया और प्रॉफिट प्रोविजन का अमाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस छूट गया, 1 मिनट। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट कहां गया? बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस बीडी ब्रॉट डाउन 2,000 रुपया। ये कहां से आया? ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, फर्स्ट कंपार्टमेंट से आया। ये देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपया, इसको मैंने ब्रॉट डाउन किया आउटस्टैंडिंग वेजेस। और ये प्रॉफिट प्रोविजन सीडी को बीडी बनाया। ये हुआ नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, कमिंग ईयर का ओपनिंग हो गया। ये करेंट ईयर का क्लोजिंग, कमिंग ईयर का ओपनिंग। अच्छा, इस सम्स में एक एबनॉर्मल लॉस यानी डायरेक्ट मटेरियल स्टोलन का अकाउंट बोला था बनाने के लिए। छोटा सा अकाउंट लगेगा जिसका नाम होगा डायरेक्ट मटेरियल स्टोलन अकाउंट। अब ये पैसा आएगा कहां से? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मैंने जो क्रेडिट साइड में डाला था, मैंने इकट्ठा डाला था क्योंकि इस नाम का अकाउंट बन रहा था। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्रेडिट में है, मटेरियल स्टोलन बाई में है। तो जब मटेरियल स्टोलन में इसका डबल एंट्री ट्रांसफर होगा तो डेबिट में आ जाएगा 20,000 रुपया टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डायरेक्ट मटेरियल स्टोलन 20,000। क्रेडिट में अब दो चीज आएगा, एक जो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है 14,000 रुपया, ये देखिए। और ओरिजिनली तब आपका लॉस कितना हुआ? 6,000। तो दोनों तरफ टोटल 20,000, 14,000 माइनस कीजिए, ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 6,000 रुपये। यही आपका एक्चुअल लॉस है जो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अगर ये अकाउंट मुझे नहीं बनाना पड़ता तो फिर मैं क्या करता? ये अकाउंट अगर नहीं बनाना पड़ता तो मैं यहीं पर 14,000 इंश्योरेंस क्लेम नाम से और प्रॉफिट एंड लॉस नाम से 6,000 दिखा। ये सम्स यहीं पर एंड हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज यहीं तक। गुड डे एवरीबॉडी।